कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन किंगडम अलायंस में एक फेयर ट्रेड होने वाली है, जिसके लिए एल्डर टियानकुन ने हानली को एल्डर लियो के साथ भेजने का डिसीजन लिया ताकि हानली भी इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ मुलाकात कर पाए। मगर इन लोगों के यून स्टेट में पहुंचते ही हानली को किसी बहुत ही पावरफुल नेसेंट सोल कल्टीवेटर का एहसास हो गया। ये बंदा जानबूझकर अपनी दिशा बदलते हुए हानली के सामने आकर पहुंच चुका था और साथ ही उसने अपनी एक ख्वाहिश जाहिर कर दी कि वो हानली की पावर्स को आजमाना चाहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्क्विस नानलोंग की शानदार कैरेज दिखाई गई। मास्टर नानलोंग कह रहा था कि हानली तुम एक नए बने हुए नेसेंट सोल कल्टीवेटर हो, इतनी कम एज में ही तुमने ये लेवल अचीव की। पता नहीं तुम्हारा डिवाइन सेंस कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो क्यों ना तुम्हारे डिवाइन सेंस को चेक किया जाए। मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। यहाँ पर हानली तो बस गुस्से में मार्क्विस को घुरे जा रहा था और वहीं पर एल्डर लियो मार्क्विस से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज ऐसा ना कीजिए। मेरे छोटे भाई हानली ने बस कुछ ही सालों पहले अपनी नेसेंट सोल को फॉर्म कर लिया है, तो भला वो आपके जैसे पावरफुल नानलोंग का मुकाबला कैसे कर पाएगा। आप दोनों की पावर्स में तो बिल्कुल कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। जिस पर मार्क्विस कह रहा था मेरे दोस्त लियो तुम्हें ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं कभी किसी कमजोर को बुली नहीं करता। यहाँ पर तो बस सिंपल सा एक डिवाइन सेंसेस का कॉन्टेस्ट होगा। जिस पर एल्डर लियो कह रहे थे कि भले ही आपके लिए डिवाइन सेंसेस की क्लैशेस कोई मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी और मेरी जूनियर हानली की बात की जाए तो हमारे लिए डिवाइन सेंसेस का क्लैश काफी ज्यादा भयानक होगा। मेरा छोटा भाई तो आपके क्लैश से बुरी तरह से घायल हो सकता है। पता नहीं आप इस भयानक चैलेंज को इतनी आसानी के साथ प्रपोज कैसे कर रहे हो, ये तो आपकी शान के खिलाफ होगा। जिस पर मार्क्विस कह रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम हानली के लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो गए। मैंने हानली को चैलेंज किया है ना कि तुम्हें, इसलिए उसकी साइड लेना बंद करो। अगर हानली इस चैलेंज के लिए तैयार नहीं तो ये बात वो खुद बताएगा। जो सुनते साथ ही मास्टर लियो हानली को इशारों में बताने लगे कि उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना करना चाहिए। वहीं पर मार्क्विस कह रहा था कि हम तियानडिंग सिटी से लगभग 1000 मील दूर हैं, यानी कि हम पूरी तरह से यू स्टेट के इलाके में पहुंच चुके और अब जल्द ही यहाँ पर ट्रेड फेयर भी होने वाला है। तो ऐसे स्पेशल मौके पर यहाँ कुछ रूल्स सेटअप किए जाते, तुम्हें तो उनके बारे में अच्छे से आइडिया होगी। जिस पर एल्डर लियो कंफ्यूज होकर पूछने लगे कि मास्टर कहीं आप फोर्स ट्रांजैक्शन की बात तो नहीं कर रहे। जिस पर मार्क्विस कह रहा था हाँ बिल्कुल, इसे जबरदस्ती का सौदा कहा जाता है। तुम्हारी फ्लाइंग कैरेज पर वो जो लड़की है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। सच बताओ तो उससे नजरें हटाने का दिल भी नहीं कर रहा। अब मुंह पिलिंग के बारे में ऐसी बातें सुनकर हानली को मार्क्विस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर मुंह पिलिंग भी काफी ज्यादा घबराने लगी। वहीं पर मार्क्विस कह रहा था कि देखो मेरे पास भी 2 कॉन्क्यूबाइन्स हैं, लेकिन अब इनसे मेरा दिल भर चुका। इन्हें देखकर तो अब मुझे जरा भी एक्साइटमेंट फील नहीं होती, क्योंकि ना ही इनके लुक्स में कोई बदलाव आया और ना ही कल्टीवेशन में। इसलिए मैं अपनी इन दोनों कॉन्क्यूबाइन्स का सौदा करना चाहता हूँ और बदले में मुझे वो लड़की चाहिए। अब ये सुनकर तो मुपिलिंग के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई। उसे लग रहा था कि अभी शैतान उसे अपने साथ ले ही जाएगा। वहीं पर हानली का खून भी गर्म होने लगा, क्योंकि वो लड़कियों की ऐसी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मार्क्विस कह रहा था कि अगर तुम अपनी कॉन्क्यूबाइन को मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं ये कॉन्टेस्ट कैंसिल कर दूं, लेकिन हानली इस पर कोई जवाब नहीं देता। जो देख मार्क्विस कह रहा था कि शायद तुम्हारा अभी तक अपनी कॉन्क्यूबाइन से दिल नहीं भरा, इसलिए तुम ये सौदा नहीं करना चाहते। तो कोई बात नहीं, हम अब डिवाइन सेंसेस का ही कॉन्टेस्ट करेंगे। अगर तुम इस कॉन्टेस्ट में जीत गए तो मेरी ये दोनों कॉन्क्यूबाइन्स तुम्हारी हो जाएगी। तो चलो अब मुझे सोचकर जवाब देना। इधर हानली अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए एल्डर लियो से बात करने लगा। वो कहता है सीनियर, क्या इस फोर्स ट्रांजैक्शन की कोई रूल है? तो एल्डर लियो उसे जवाब देते हुए बताने लगे कि जब भी टियानडिंग सिटी में ट्रेड फेयर होगा तब ऐसे स्पेशल रूल को लागू किया जाता। वेल इन रूल्स को इसलिए सेटअप किया जाता है ताकि नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स अपने आपसी मसलों को यहाँ पर हल कर पाए। अगर 2 नेसेंट सोल की फाइट होने लगी तो कई सारे मॉर्टल्स मारे जाएंगे, तो उसी तबाही को रोकने के लिए इस फोर्स ट्रांजैक्शन के रूल को सेटअप किया गया। अब अगर मार्क्विस ने इसे प्रपोज किया है तो नाइन किंगडम अलायंस भी यहाँ आ जाए तो भी वो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो मैं काफी देर से मार्क्विस को कन्विंस कर रहा था कि उसने तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा। वहीं पर मार्क्विस हानली से कहने लगा कि शायद तुम्हें मेरे हाथों घायल होने से डर लग रहा है, तो क्यों ना इस सौदे को आसान
समाधान किया जाए। तुम मेरी दोनों कॉन्क्यूबाइंस रख लो और तुम्हारी वाली मेरे हवाले कर दो। वैसे भी इस सौदे में तुम्हारा ही ज्यादा फायदा होगा, तुम्हें तो एक के ऊपर एक फ्री मिल रही। यहाँ पर तो अब काफी ज्यादा टेंस माहौल हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हानली क्या जवाब देगा, और उतने में हानली अपनी बुलंद आवाज में कहने लगा कि चलो मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। अभी सुनकर ही मोपिलिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे लग रहा था कि हानली ने इस बंदे के सामने हार मानते हुए उसका सौदा कर दिया। उतने में हानली मार्क्विस से कहने लगा कि आप मेरे साथ डिवाइन सेंसेस का कॉन्टेस्ट करना चाहते थे ना, तो ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और मैं ये मुकाबला जीत गया तो भी मुझे आपकी कॉन्क्यूबाइंस नहीं चाहिए। उसके बजाय तो मैं बस आपसे एक जवाब चाहूंगा कि आप मुझसे कॉन्टेस्ट करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। अब हानली की इस सवाल से मार्क्विस को ये बंदा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। हानली कह रहा था कि बस जवाब के तौर पर आप मुझे ये मत बताना कि आपको मेरा अपीयरेंस पसंद नहीं आया। मैं बहुत ही सिंपल रहने वाला बंदा हूँ, मुझे ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं। और हाँ, मुझे ये जवाब भी नहीं चाहिए कि आपकी हवस मेरी कॉन्क्यूबाइन को देखते ही जाग गई। यहाँ पर हानली ने मार्क्विस को बड़े ही सिंपल शब्दों में जलील कर दिया और उसका ये अंदाज मार्क्विस को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। वहीं पर एल्डर लियो तो टेंशन में ही पागल होने लगे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका छोटा भाई इस मार्क्विस के हाथों बुरी तरह से घायल हो जाएगा और वो चाहकर भी हानली की कोई मदद नहीं कर सकते। उतने में मार्क्विस हानली से कहने लगा कि अगर तुम ये मुकाबला जीत जाओ तो मैं जरूर से तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और इतना कहते साथ ही वो बंदा अपने आसन से उठकर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। इधर मोपिलिंग को हानली की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, मगर हानली उसे अश्योरिटी दे रहा था कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो जरूर से इस मसले को हल कर देगा। वहीं पर एल्डर लियो भी हानली को समझाने लगे कि मार्क्विस का डिवाइन सेंस काफी ज्यादा पावरफुल होगा। अगर तुम उसे झेल ना पाओ तो तुरंत ही उसके सामने सरेंडर कर देना। मैं कुछ भी करके मोपिलिंग को बचा लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। बस मेरी एक बात याद रखो, तुम्हें कुछ भी करके मार्क्विस के हाथों घायल होने से खुद को बचाना है। जिसके बाद हानली भी सीधे मुकाबला करने के लिए रवाना हो गया और उसने जानबूझकर मार्क्विस से थोड़ी ऊंचाई पर अपनी पोजीशन होल्ड कर ली। तो मार्क्विस भी उसके एटीट्यूड की तारीफें करते हुए उसके बराबरी में आ जाता है। हानली कह रहा था, सीनियर नानलोंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। इसके पीछे जरूर से कोई ठोस वजह होगी जिसे जानने के लिए अब तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। और ये वजह मैं तभी जान पाऊंगा जब आपके साथ इस मुकाबले में जीत हासिल करूं। जिस पर मार्क्विस कह रहा था कि तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोगों से बात करना मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे होशियार लोग अनकही बातों को भी खुद ही समझ जाते हैं। तुम्हें याद ही होगा कि थोड़ी देर पहले तुमने अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए मुझे ट्रेस किया था और उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम्हारे डिवाइन सेंसेस काफी ज्यादा भयानक हैं। और अगर सच बताओ तो मैं भी तुम्हारे जैसे ही सेंसेस को पजेस करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हारे साथ चैलेंज किया जाए। तो हानली कह रहा था कि मुझे भी इस कॉन्टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं। दरअसल मैंने कुछ सालों पहले ही अपने नेसेंट सोल को फॉर्म किया है और तब से मुझे कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिला ही नहीं। मैं भी किसी ऐसे नेसेंट सोल कल्टीवेटर की तलाश में था जिसका मैं मुकाबला कर पाऊँ। ऐसा करने से मैं अपनी ताकत का भी अंदाजा लगा पाऊंगा, चाहे फिर वो डिवाइन सेंसेस की हो या मार्शल आर्ट की हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर मार्क्विस कह रहा था कि तुमने तो मुझे दूसरे नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के साथ कंपेयर किया, ये तो सीधे सीधे मेरा अपमान है। मगर वो बंदा अपनी बात खत्म कर पाई इससे पहले हानली ने उसका मुंह बंद करने के लिए अपने डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट कर दिया, जो देख मार्क्विस भी इम्प्रेस होते हुए सीधे अपने डिवाइन सेंसेस को ओपन कर लेता है। यहाँ पर उसकी गोल्डन डिवाइन पावर सीधे जाकर हानली के डिवाइन सेंसेस से टकरा रही थी, जिससे वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार धमाका हो गया। मगर हानली तो अपनी पलक भी नहीं झपकाता, वो तो बस लगातार अपने डिवाइन सेंसेस को रिलीज कर रहा था, जो देखकर एक सेकंड के लिए मार्क्विस भी थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे उम्मीद थी कि हानली उसके पहले अटैक में ही हार मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मार्क्विस ने अपनी डिवाइन सेंसेस की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा दिया, जो देखकर हानली भी सेम वही करता है। इन दोनों की पावर बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे के साथ क्लैश हो रही थी और अब उस क्लैश से रिलीज होने वाली एनर्जी आपस में ही सर्कुलेट होने लगी। वहाँ पर मानो किसी टोर्नेडो जैसा सीन क्रिएट हो गया था। पूरा आसमान इन दोनों की पावर्स की वजह से गरजने लगा। वहीं पर एल्डर लियो के तो होश ही उड़ गए थे। वो कहने लगे कि ये तो डिवाइन सेंस कॉन्शियसनेस है। वेल, इस डिवाइन सेंस कॉन्शियसनेस को मटेरियलाइजेशन भी कहा जाता था, जो कि दो बराबरी के पावरफुल कल्टीवेटर के साथ ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हानली मार्क्विस के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर था, मगर फिर भी उसका डिवाइन सेंस मार्क्विस को तगड़ी टक्कर देने लगा। और यही वजह थी कि इन दोनों डिवाइन सेंसेस के दरमियान एक मटेरियलाइजेशन फॉर्म हो गया। एल्डर लियो हैरान होकर कहने लगे कि मेरे छोटे भाई का डिवाइन सेंस तो बहुत ही ज्यादा भयानक निकला। तो मोपिलिंग उनसे पूछने लगी कि क्या यंग मास्टर हानली उस बंदे को हरा पाएंगे, जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि ना, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। दरअसल डिवाइन सेंसेस का मटेरियलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब कोई बंदा मिड नेसेंट सोल
सोल स्टेज पर हो। उस स्टेज पर जाने के बाद ही कल्टीवेटर्स अक्सर इस भयानक डिवाइन सेंस को अचीव कर पाते, मगर मेरा छोटा भाई तो अभी तक वहाँ पहुँचा भी नहीं, फिर भी वो ऐसे खतरनाक डिवाइन सेंस का मालिक है। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका। मैं काफी दिनों से जानना चाहता था कि आखिर जूनियर हानली कौन सी कल्टीवेशन मेथड का यूज करता है, और आज पता चला कि वो कल्टीवेशन मेथड कोई और नहीं बल्कि डिवाइन सेंस है। यहाँ पर हानली और मार्क्विस की डिवाइन सेंसेस और भी ज्यादा तेजी के साथ आपस में टकराने लगे। इतना ही नहीं, उन दोनों की पावर्स धीरे धीरे करते हुए और भी ज्यादा ग्रो होने लगी। जो देख मूपिलिंग कहती कि शायद मेरे यंग मास्टर हानली ही मुकाबला जीत जाएंगे। उसे पूरा यकीन था कि हानली उसे मार्क्विस के कब्जे में नहीं जाने देगा, लेकिन तब एल्डर लियो ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो कह रहे थे कि मार्क्विस को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। ये बंदा तो 300 सालों पहले ही नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका था, यानी कि जब हमारा हानली पैदा भी नहीं हुआ था तब से बंदा इस दुनिया पर डोमिनेट करता आ रहा, तो इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से मार्क्विस फिलहाल नेसेंट सोल के लेट स्टेज पर पहुंच चुका होगा, तो पता नहीं ये ओल्ड मॉन्स्टर हानली का क्या हशर करने वाला है। इधर इन दोनों की डिवाइन सेंसेस की क्लैशेस लगातार जारी थे। इतना ही नहीं, उनकी इंटेंसिटी भी और ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का एक बहुत ही भयानक टोर्नेडो क्रिएट हो चुका था, जिसे देखते साथ ही एल्डर लियो के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहे थे कि इस पावर को देखकर ही पता चल रहा कि हानली मार्क्विस को तगड़ी टक्कर दे रहा है। इतना ही नहीं, उनके डिवाइन सेंसेस भी इक्वली पावरफुल हैं। इधर उस टोर्नेडो से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। वहीं पर मार्क्विस हानली से कहने लगा कि तुम तो मेरी उम्मीद से भी अच्छे निकले, मगर अभी तक इस बंदे ने अपनी असली पावर को यूज ही नहीं किया था, और अब उसे लगता है कि ये सही वक्त रहेगा हानली को मजा चखाने का। तो उसने अपनी डिवाइन सेंसेस की पावर को हाई पिक पर पहुंचा दिया, जो देखकर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि चलो फाइनली ये बंदा सीरियस हो चुका है, अब तो इस मुकाबले में और ज्यादा मजा आएगा। देखते ही देखते मार्क्विस के आसपास डिवाइन सेंसेस की पावर के बहुत ही शार्प क्रिस्टल फॉर्म होने लगे, जो देख हानली भी अपनी डिवाइन सेंसेस की पावर को अनलिश करने लगा। वो किसी भी एंगल से मार्क्विस से पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने भी एग्जैक्टली मार्क्विस जैसी अपने डिवाइन सेंसेस की क्रिस्टल को फॉर्म कर लिया था, जो देखकर ही मार्क्विस भी हैरान हो गया। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नजारा क्रिएट हो गया, और अब मार्क्विस ने उन्हीं क्रिस्टल को सोर्ड्स में तब्दील करते हुए हानली पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसकी हजारों लाखों तलवारें हानली पर पॉइंटेड थी। वहीं पर हानली ये देखकर कहने लगा कि अरे वाह, तुमने तो सोर्ड टेक्निक का यूज किया है। इत्तेफाक से मैं भी सोर्ड टेक्निक को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, तो क्यों ना मैं भी अपनी सोर्ड्स का शो ऑफ करूँ। इसलिए अब हानली ने भी बड़ी ही तेजी के साथ अपनी ग्रीन लाइटनिंग बैम्बू सोर्ड्स को फॉर्म करना शुरू कर दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ एक फ्लावर पोस्चर में शेप हो चुकी थी। हानली की इस गजब की एबिलिटी को देखकर ही मार्क्विस को उस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसने जितनी उम्मीद की थी हानली का डिवाइन सेंस उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरह से ये दोनों भी अपनी अपनी सोर्ड्स लेकर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इनफैक्ट मार्क्विस को तो अब इस मुकाबले में काफी ज्यादा मजा आने लगा, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए अपनी तलवारों को रिलीज कर देता है। उसके सोर्ड्स के ढेर सारे फ्लो क्रिएट होते हुए हानली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो देखते साथ ही हानली ने अपने लाइटनिंग सोर्ड्स को भी रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर सोर्ड्स के दरमियान घमासान बैटल शुरू हो गई। ये दोनों फ्लोज आपस में बड़ी ही तेजी के साथ टकराते जा रहे थे, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगते हैं। इस भयानक ऑरा के चलते ही मूपिलिंग सीधा नीचे गिर गई। वहीं पर एल्डर लियो तो बस इस पावर की तारीफें कर रहे थे। अब उन्होंने मूपिलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर अपने एक्वा ड्रैगन को समन कर लिया, जिसने उस कैरेज के आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। वहीं पर मार्क्विस के लोग भी अपनी अपनी पावर्स को आपस में मर्ज करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल बैरियर सेटअप कर देते हैं, ताकि वो इन दोनों की ऑरा से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। यहाँ पर मार्क्विस ने अपने सारे डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए हानली पर अपनी तलवारों की बौछार कर दी थी, और वहीं पर हानली की तलवारें भी उसे काउंटर करने लगी। यहाँ का नजारा देख ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर ऑटम फेस्टिवल की सेलिब्रेशन की जा रही हो। हर तरफ बस आतिशबाजी की चमक थी। वेल, ये फिनोमिना इतना ज्यादा भयानक था कि कई सारे कल्टीवेटर वहाँ पर पहुँचने लगे। उन्होंने इस ऑरा को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि जरूर से यहाँ पर नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स की बैटल हो रही है, और अब उस पूरी जगह पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक एक्सप्लोजन हो गया। उन दोनों की डिवाइन सेंसेस की पावर आपस में मर्ज होते हुए उस पूरी जगह को तबाह कर रही थी। इधर इनके आसपास एक पावरफुल
शील्ड होकर भी इन्हें उस ऑरा की वजह से तकलीफ होने लगी और फिर एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। मू पिलिंग तो इस मुकाबले के आउटकम को जानने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थी। अगर गलती से भी इसमें हानली की हार हो गई तो फिर उसे मार्क्विस के साथ जाना पड़ेगा। अब मुकाबले के खत्म होते ही एल्डर लियो ने अपने एक्वा ड्रैगन शील्ड को हटा दिया। वहीं पर मार्क्विस के लोग भी बैरियर को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मार्क्विस बस केयरफुली हानली को ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि धीरे धीरे करते हुए उसके सामने पहुंच जाता है। मार्क्विस के रवैये को देखकर ही पता चल रहा था कि उसने हानली के सामने हार मान ली है। यहाँ पर मार्क्विस दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने अपनी डिवाइन सेंसेस के लगभग 80% पावर का यूज किया था, मगर फिर भी इस बंदे ने उसे बड़ी ही आसानी के साथ हैंडल किया। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी पावर के साथ खेल रहा हूँ। तो इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं होगा कि इस बंदे की डिवाइन सेंस मुझे ऑलरेडी सरपास कर चुकी है। और उतने में हानली उससे कहता है कि मेरे ख्याल से हमने इस मुकाबले को यहीं पर रोक देना चाहिए। अगर हमने इसे जारी रखा तो मुझे डर है कि कहीं मेरा खुद पर का कंट्रोल खो ना जाए। हो सकता है कि मैं आपकी डिवाइन सेंसेस को बुरी तरह से डैमेज कर दूं, जो कि मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर मार्क्विस हंसते हुए हानली से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि कौन सी चीज को किस वे में बोला जाए ताकि सामने वाले को बिल्कुल भी जलील फील ना हो। मैं तुम्हारी टेक्निक के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अगर बात डिवाइन सेंसेस की जाए तो तुम मुझसे 1% भी कम नहीं हो। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि तुम मुझे पीछे छोड़ दो। इसलिए मैं भी इस मुकाबले को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ, वरना तो हम दोनों की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि कल्टीवेशन की दुनिया में तुम कौन सी राउंड पर हो ये मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ही तुम्हारी ताकत की गवाही देती। उतने में मार्क्विस हानली से कहने लगा कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्टेस्ट क्यों करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अब तुम्हें उसका जवाब मिलना चाहिए। दरअसल मैं तुम्हारी डिवाइन सेंसेस की पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी पावर्स को भी चेक किया जाए। तो अब इस मुकाबले को जीतकर तुमने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे एक सीक्रेट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करो। अब यहाँ पर वो अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए हानली से सीक्रेटली बात करने लगा। वो कह रहा था कि ये मिशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और सीक्रेटिव है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वेल, इस जेड स्लिप पर मैंने अपना लोकेशन मार्क कर दिया है, तो ट्रेड फेयर के चौथे दिन तुम मुझसे मिलने आ जाना। वहाँ पर मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा और यकीन मानो ये तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी साबित होगी। इस मिशन के लिए मुझे तुम्हारे जैसी पावरफुल लोगों की जरूरत थी, तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम इसमें से फायदा उठाओगे। इसलिए हानली ने भी उस जेड स्लिप को एक्सेप्ट कर लिया। वो भी अब ये जानने के लिए बेकरार है कि आखिर मार्क्विस उसे किन लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाएगा। वो तो बस प्रे कर रहा था कि इसमें उसका पुराना कोई दुश्मन शामिल ना हो, वरना वो बंदा तो फिर हानली के हाथों मारा जाएगा। वहीं पर मार्क्विस कह रहा था कि तुम अपने इस सिंपल से लिबास के पीछे बहुत ही भयानक फॉर्म छुपा के रखे हो। कोई भी तुम्हारा ये सिंपल नेचर देखकर तुम पर अटैक कर सकता है, लेकिन बस उसके एक कमजोर मुंह और तुम उसका काम तमाम कर दोगे। हानली भी मार्क्विस के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर थोड़ा सा शॉक था, लेकिन वो बिल्कुल भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करता और उसके यही तेवर तो मार्क्विस को भी पसंद आए, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर हानली भी दिल ही दिल में कहने लगा कि तुम भी बेशर्मो जैसी हरकतें करके शो ऑफ कर रहे थे ताकि तुम अपने असली इरादों को छुपा पाओ। तुम्हारा मुंह पिलिंग को लेकर कोई गलत इरादा नहीं था, तुम तो बस यहाँ पर मुझे अपने प्लान में शामिल करना चाहते थे। तो इस तरह से तो हम दोनों बिल्कुल सेम हो गए। मैं अपने इस सिंपल से रहन सहन के पीछे मेरे भयानक फॉर्म को छुपाते आया हूँ और तुम भी अपनी बेशर्मी के पीछे अपने असली इरादों को हाइड करते हो। जिसके बाद हानली अपनी कैरेज पर वापस लौट जाता है, जहाँ पर मुंह पिलिंग उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो उससे पूछ रही थी कि कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लग गई, जिस पर हानली कह रहा था कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बस अपने डिवाइन सेंसेस को थोड़ा सा एक्सपांड किया। वहीं पर एल्डर लियो हंसते हुए कहने लगे कि मेरे छोटे भाई, तुमने मुझसे काफी कुछ छुपा के रखा है। क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा फिक्रमंद था? मुझे तो लगा कि वो मार्क्विस तुम्हें मार देगा, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम खुद के साथ साथ मुझे भी प्रोटेक्ट कर लोगे। जो सुनते साथ ही मुंह पिलिंग और हानली हंसने लगे। जिसके बाद हानली कहता है, बड़े भाई, मैंने आपसे कभी कोई बात छुपा के नहीं रखी। खुद आपने ही पूछा नहीं कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर आप पूछते तो मैं आपको बता देता। हानली का ये मजाक सुनकर तो एल्डर लियो जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगे, हाँ ये बात तो सच है कि हमने कभी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, अगर शायद पूछते तो तुम हमें बता देते। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मार्क्विस नानलोंग को डिवाइन सेंसेस में तगड़ी टक्कर दी। इनफैक्ट तुम दोनों की डिवाइन सेंसेस तो पूरी तरह से मैच कर रहे थे। अगर मार्क्विस की बात की जाए तो बंदा कई सौ सालों से यहाँ पर फेमस है। टियानियन कॉन्टिनेंट का हर एक फ्री कल्टीवेटर उसकी काफी ज्यादा इज्जत करता। इनफैक्ट उसे तो इस दुनिया के सबसे
बेस्ट कल्टीवेटर के टाइटल से भी नवाजा गया था। साथ ही उसके बैकग्राउंड के बारे में भी कोई आइडिया नहीं, पता नहीं वो बंदा एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करता है। अगर तुम ऐसे बंदों को भी घुटनों पर ला सकते हो तो फिर भाई तुम्हारे पावर्स की कोई सीमा नहीं। जिस पर हानली कह रहा था सीनियर, यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का जो भी फिनोमिना अपीयर हुआ था उसने कई सारे कल्टीवेटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होगा। तो मेरे ख्याल से हमने अभी यहाँ से निकलना चाहिए, वरना पता चले कि कोई एक और नेसेंट सोल मुझे चैलेंज करने पहुँच गया। जो सुनते साथ ही एल्डर लियो ने तुरंत ही फ्लाइंग कैरेज को स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वो हानली से कहने लगे कि पता है हम तुम्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, साथ ही साथ क्यूरियस भी कि तुम आखिर कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो। कई बार हमारे बड़े भाई चिंग टियानकुन और मेरे दरमियान इसके बारे में डिस्कशन हुए। तुम तो अल्केमी, पपेट, सोर्ड टेक्निक और फॉर्मेशन इन सब के मास्टर हो, इसलिए हमें अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड कौन सी होगी। लेकिन आज इस फाइट के बाद मुझे फाइनली जवाब मिल चुका है। जिस पर हानली कह रहा था फिर मुझे भी बता दीजिए कि मैं कौन सी कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करता हूँ। तो एल्डर लियो एकदम सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहने लगे कि मेरे भाई तुम कल्टीवेशन की डिवाइन सेंस मेथड को फॉलो करते हो, इसके अलावा तो तुम्हारी और कोई मेथड हो ही नहीं सकती। लेकिन तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारी मेथड के बारे में जानना क्यों चाहते थे, ये तो बस हम दोनों की क्यूरियोसिटी थी। तुम्हारी डिवाइन सेंसेस की मेथड काफी ज्यादा यूनिक है, इसमें कोई स्ट्रेंज एस्केप टेक्निक नहीं, पावरफुल एबिलिटी नहीं, और ना ही इसमें बीस्ट कंट्रोलिंग या फिर फॉर्मेशन का सपोर्ट है। लेकिन फिर भी तुमने इन सभी चीजों में महारत हासिल की। पास्ट में तुमने ऐसे फॉर्मेशन सेटअप किए थे जिसे हमारे जैसे पावरफुल एल्डर भी ट्रेस नहीं कर पाए, और उस वक्त तुम नेसेंट सोल भी नहीं बने थे। तुम्हें अर्थ एस्केप का भी नॉलेज है और बीस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए ये तो कोई तुमसे सीखे। वाकई तुम्हारे होने से ही हमारा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट पूरी तरह से सिक्योर्ड है। जरूर से हमारे अच्छे कर्मास थे जो तुमने हमारे सेक्ट को ज्वाइन किया। तुम हमारे लिए किसी हेवन की ब्लेसिंग से कम नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम तुम्हारी पावर्स को देखकर ही तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं और बड़े भाई टियानकुन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट हम कई दिनों से परेशान थे क्योंकि तुम्हारे पास फॉल्स स्पिरिचुअल रूट होने की वजह से हम अपनी टेक्निक को तुम्हारे पास डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पर हानली को भी पता था कि ये दोनों मास्टर्स उसे अपने छोटे भाई से भी बढ़कर मानते हैं, और उसे हमेशा ऐसे ही लोगों की तलाश थी जो कि इस बेरहम दुनिया में उसे इंसानियत का सबूत दे पाए। और में 9 किंगडम अलायंस की कैपिटल टियानडिंग सिटी दिखाई गई, जिसे हजारों माउंटेन्स के बीच में एस्टेब्लिश किया गया है। इस सिटी का स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा यूनिक था, जिसे देख हानली भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वहीं पर एल्डर लियो उसे बताने लगे कि इस सिटी थोड़ी सी अजीब तरीके से बनाई गई है, इसे हेवनली साउथ के कल्टीवेटर्स का घर भी माना जाता। एल्डर लियो कह रहे थे कि ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने इतनी बड़ी सिटी कभी नहीं देखी होगी। जो सुनकर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने स्काई स्टार सिटी देखी, जो कि इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी होगी। इस टियानडिंग कैपिटल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सिटी ना होकर कोई किला हो। और अभी लोग सिटी में एंटर कर देते हैं। एल्डर लियो हानली को बता रहे थे कि इस सिटी में एंटर करते ही हमें सारा सफर पैदल ही पूरा करना होगा। यहाँ पर इस रूल को जानबूझ के सेटअप किया गया था ताकि कल्टीवेटर्स को उनकी औकात पता रहे। जिस पर हानली कह रहा था कि ये रेस्ट्रिक्शन सेटअप करना तो बस एक शो ऑफ है, हम नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स इन रेस्ट्रिक्शन को आसानी से हटा सकते, मगर शायद एल्डर लियो इस सिटी के मास्टर की इज्जत करते, इसलिए तो यहाँ के रेस्ट्रिक्शन को नहीं हटा रहे। जो सुनते साथ ही एल्डर लियो कहने लगे मेरे भाई तुम्हारे स्पिरिचुअल सेंस के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी काफी ज्यादा तेज है। दरअसल तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं इस सिटी के ट्रू मास्टर यानी कि वेईयान को ऑफेंड नहीं करना चाहता। वेईयान 9 किंगडम अलायंस का लीडर है, साथ ही वो बंदा नेसेंट सोल की लेट स्टेज को भी अचीव कर चुका। उसमें इतनी पावर है कि पूरे टियानयान को शेक कर दे। अगर सच बताओ तो मैं वेईयान के एबिलिटीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। अब वेईयान का जिक्र सुनते ही हानली भी इस बंदे से मिलना चाहता है। अभी ये लोग बैरियर को क्रॉस करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर हर जगह पर सिपाहियों को तैनात किया गया। यहाँ की कड़ी सुरक्षा देखकर ही मुंह पिलिंग के चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी एल्डर लियो इन लोगों को बताने लगे कि जंग के दरमियान यही जगह फ्रंट लाइन का काम करती है। हमारे सिर पर मूलान रेस का खतरा हमेशा मंडराता रहता, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर उनके लोगों के पोस्टर्स लगाए गए। ये सभी कल्टीवेटर्स मूलान रेस के लिए जासूसी का काम करते हैं। साथ ही एल्डर लियो ने मूलान रेस की एक खास बात बताई। वो कहते हैं कि मूलान रेस में काफी ज्यादा यूनिटी है, जैसे कि हमारे राइचस सेक्ट ने अलग अलग फैक्शंस और अलायंस बनाकर एक दूसरे को खुद से अलग कर दिया, लेकिन मूलान रेस हमारे जैसी बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमेशा एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला किया, और यही वजह है कि हमें हमेशा मूलान रेस से खतरा रहेगा। जिसके बाद ये लोग सिटी के मार्केट एरिया में पहुंच गए, जहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स और हर्ब बेचे जा रहे थे। टियानयान कॉन्टिनेंट के छोटे मोटे सेक्ट यहाँ
कर अपना बिजनेस चलाते हैं। मार्केट की इस चहल पहल को देखकर हानली भी थोड़ा सा खुश हो गया। मार्केट में किए जाने वाले मोल भाव उसे हमेशा मॉर्टल्स की दुनिया की याद दिलाते थे। वो खुद एक मॉर्टल होने की वजह से ये एहसास उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। इससे बस एक बात साबित होती कि चाहे हम कितना भी बड़ा मकाम हासिल क्यों न कर ले, हमने हमेशा अपने रूट्स को याद रखना चाहिए। एल्डर लियो भी समझ गई थी कि हानली यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश है और अब ये लोग टियांडिंग सिटी को एक्सप्लोर करते हुए टॉप लेवल पर पहुँच गए। एल्डर लियो बता रहे थे कि यहाँ पर एक ऐसा इलाका बनाया गया है जहाँ पर हमारे हेवनली डाव अलायंस के नेसेंट सोल आकर आराम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नेसेंट सोल लेवल के कई सारे रेस्ट्रिक्शन भी सेटअप किए गए ताकि उन एल्डर्स को बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब न कर पाए। जिसके बाद एल्डर लियो अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस बैरियर में एक स्पेस बनाकर सीधे उसमें एंटर कर चुके। मूपीलिंग तो इस जगह को देखकर ही काफी ज्यादा क्यूरियस थी, मगर वो एक नेसेंट सोल नहीं है, इसलिए इस बैरियर को ओपन नहीं कर पाएगी। हानली को फील हो चुका था कि मूपीलिंग इसके अंदर जाना चाहती है, तो वो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए बैरियर में जगह बना लेता है और फिर उसने मूपीलिंग को बड़ी ही तेजी से अपनी तरफ खींच लिया। मूपीलिंग की तो मानो दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। हानली ने उसे बड़े ही कसके पकड़ लिया था और फिर वो एक ही सेकंड में बैरियर को क्रॉस करते हुए सीधे अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ पर मूपीलिंग हानली को बस बड़े ही प्यार से घूरे जा रही थी। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसका एहसास हानली को भी हो गया, तो तुरंत ही मूपीलिंग से दूर हट जाता है और उतने में वहाँ पर एक नेसेंट सोल की एंट्री होती है। बल ये है हेवनली सोर्ड सेक्ट के मास्टर लान। कुछ एपिसोड्स पहले ही हमने इनके पावर्स को विटनेस किया था। एल्डर लियो तो एल्डर लान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए और अब वो हानली के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाने लगे। वो कह रहे थे कि ये है मेरा छोटा ब्रदर हानली। इन्होंने कुछ सालों पहले ही हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन किया था और फिर अपनी काबिलियत के दम पर ग्रैंड एल्डर की पोजीशन भी हासिल कर ली। साथ ही साथ हानली को बताने लगे कि छोटे भाई शायद तुमने मास्टर लान के चर्चे तो सुने ही होंगे, मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तो अब हानली तुरंत ही एल्डर लान को ग्रीट करने लगा। वहीं पर मूपीलिंग भी अपना सिर झुका देती है। एल्डर लान कह रहे थे हानली जब तुमने नेसेंट सोल को फॉर्म किया था उस वक्त तो मानो पूरी दुनिया में तबाही मच गई। तुम्हारी चमकती हुई ऑरा को देखकर ही इस बुड्ढे के होश उड़ गए थे। तुम्हें तो अच्छे से याद ही होगा कि सेक्रेड आई ट्री के पास भी हमारी मुलाकात हुई थी। उस वक्त तुमने अपनी कल्टीवेशन को काफी अच्छे से कंसील किया था, जिसके चलते ये बूढ़ा तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे तो लगा था कि तुम एक फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर होंगे। हानली तुरंत ही समझ गया कि एल्डर लान उस बात का बदला ले सकता है, तो हानली तुरंत ही उन्हें बताने लगा कि स्पिरिट आई ट्री के बारे में मैंने काफी सारे चर्चे सुने थे। इनफैक्ट मेरा कई सालों से सपना था कि उस ट्री को मैं आमने सामने देख पाऊँ और इसी वजह से मैंने उस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया ताकि मुझे स्पिरिट आई ट्री की झलक दिख जाए। और इसके अलावा मेरा तीनों सेक्ट को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, तो प्लीज आप इस बात से ऑफेंड मत होइए। जिस पर एल्डर लान कह रहा था अच्छा तो तुम बस उस स्पिरिट ट्री को देखना चाहते थे, मगर उस दिन वहाँ पर काफी सारे मिस्टीरियस इंसिडेंट हो गए। उन मिस्ट्रीज को मैं इतने दिनों तक सुलझा नहीं पा रहा था, लेकिन शायद अब मुझे मेरे सारे जवाब मिल चुके हैं। जो सुनते साथ ही हानली भी क्यूरियस होकर उन्हें उस मिस्ट्रीज के बारे में पूछने लगा, मगर यहाँ पर एल्डर लान हानली से पंगे नहीं लेना चाहते, इसलिए वो कहने लगे मेरे दोस्तों में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्पिरिट आई ट्री का सेफ रहना, जो कि पूरी तरह से सेफ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ही स्पिरिट आई ट्री को प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद की होगी, और वैसे भी पुरानी बातों को भूलना ही सही रहता। अब दोबारा से हम कभी भी उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखो, मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे या मेरे सेक्ट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वेल, ड्रैगन पवेलियन में एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है, तो क्यों ना हम वहीं जाएं। मेरे ख्याल से वहाँ पर अब तक तो ढेर सारे नेसेंट सोल आ चुके होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जो सुनते साथ ही एल्डर लियो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे कि नेसेंट सोल्स की एक्सचेंज मीटिंग बार बार नहीं होती। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें इस मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला। भले ही हम वहाँ पर कुछ खरीद ना पाए, लेकिन ट्रेजर्स को देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। जो सुनते साथ ही एल्डर लान भी जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी फूटी कौड़ी नहीं, मगर फिर भी मैं एक्सचेंज मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। तो हानली भी इनके साथ एक्सचेंज मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं पर मूपीलिंग उसे बता रही थी कि मैं यही बाहर रुक के आपका इंतजार करूंगी, मगर हानली इस बंदी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से इन्फ्यूज किया हुआ जेड पेंडेंट उसके हवाले कर देता है। वो मूपीलिंग को बता रहा था कि इस जेड पेंडेंट में एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करने की एबिलिटी है। तुम इस बैरियर को एक्टिवेट करते ही इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर कर सकती हो। अगर तुम पर किसी ने भी हमला किया तो मुझे तुरंत ही सेंस हो जाएगा। इधर ये दोनों मास्टर
बस हैरान थे कि हानली अपनी कॉन्क्यूबाइन से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता। और अभी तीनों भी ड्रैगन हॉल की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर मोपिलिंग उस जेट टोकन को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। इधर बैरियर में एंटर करने के बाद एल्डर लियो को कहीं भी ड्रैगन पवेलियन नजर नहीं आ रहा था। और तभी एल्डर लान इन्हें एक ड्रैगन इन के सामने लेके चले गए। साथ ही वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर एक दावत होने वाली है। अगर तुमने गुस्सा दिखाया तो तुम्हें कोई खाना नहीं मिलने वाला। भले ही पढ़ने में एक फनी जोक लग रहा था, लेकिन ये नेसेंट सोल्स के लिए एक वार्निंग थी। एल्डर लांग कहते हैं कि यहाँ मौजूद हर एक बंदा 100 सालों के ऊपर होगा, मगर अभी भी इनकी बच्चों वाली हरकतें नहीं गई। वेल, इन लोगों ने यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट किया है और साथ ही सड़ासा जोक भी मार दिया, जिसके बाद ये लोग सीधे ड्रैगन इन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कई सारे मॉर्टल्स अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे। और उतने में एल्डर लान ने उस इन के मालिक के सामने जोर से चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने जोर से कहा, ओल्ड घोस्ट हेवनली क्रिस्टल। और उनके ऐसा कहते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। बस इनका ओनर ही अपनी काउंटिंग में बिजी था। तो एल्डर लियो तुरंत ही जाकर उसे बताते कि मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर हूँ। हेवनली क्रिस्टल, प्लीज मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते साथ ही वो बंदा एल्डर लियो को देखकर बड़ी ही प्लीजेंट सी स्माइल करने लगा। साथ ही एल्डर लियो हानली को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि इस एक्सचेंज मीटिंग में उसे भी एंट्री मिल जाए। साथ ही वो हानली से कहने लगे कि ये है हमारे हेवनली क्रिस्टल, जाओ जाकर इन्हें ग्रीट करो। मगर हानली उसे ग्रीट नहीं करता, बल्कि उसने तो एक दूसरे ही बंदे को हेवनली क्रिस्टल कह के ग्रीट किया। अब ये देखकर एल्डर लियो भी थोड़े से शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हानली एक गलत बंदे के सामने रिस्पेक्ट पेश क्यों कर रहा है। और तभी अचानक से वो बंदा अपनी एल्डरली आवाज में हंसने लगा। वेल, ये थे असली हेवनली क्रिस्टल। वो इम्प्रेस होते हुए कहने लगे कि इस बंदे की एज इतनी कम होकर भी इसका डिवाइन सेंस काफी ज्यादा भयानक है। और तब जाकर एल्डर लियो को पता चला कि वो तो एक इल्यूजन को ही ग्रीट कर रहे थे। उनके पास तो हानली की तारीफें करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। वहीं पर हेवनली क्रिस्टल भी अब एक एल्डर के फॉर्म में आ जाते हैं। वेल, इनका नाम है टियानजिंग जेनरेन और ये 9 किंगडम अलायंस के फ्री कल्टीवेटर थे। कल्टीवेशन की दुनिया में इन्हें प्यार से हेवनली क्रिस्टल भी कहा जाता था। और तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए उन्होंने क्रिएट किए हुए इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं पर एल्डर लान पूछने लगे कि बताओ हमारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं? जिस पर टियानजिंग बताते हैं कि वो लोग तो ऑलरेडी आ चुके, हमें तो बस तुम्हारा ही इंतजार था। और अब यहाँ पर उन्होंने 2 स्पिरिट शैडो मास्क को समन करते हुए उन्हें हानली और एल्डर लियो के हवाले कर दिया। वो कहते हैं कि इन मास्क को पहनने के बाद तुम्हारी शक्ल भी मेरी जैसी हो जाएगी, कोई भी तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख सकता। जिसके बाद वो एल्डर लान को घूरने लगे। जिसके बाद वो एकदम फनी अंदाज में लान से पूछने लगे कि मेरे दोस्त, क्या तुम्हें भी ऐसा मुखौटा चाहिए? जिस पर लान कहते हुए, बुड्ढे मेरा मजाक उड़ाना बंद कर, मेरी हाइट इतनी ज्यादा लंबी है कि मुखौटा पहनने के बाद तो मानो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। अरे अगर ऐसे में 10 मुखौटे भी पहन लूं तो भी सब लोग मुझे पहचान जाएंगे। मेरी इस छोटी हाइट की वजह से मैं चाहे कौन सा भी फॉर्म क्यों ना लूं, वो लोग मुझे पहचान लेंगे। मैं किसी को उल्लू नहीं बना सकता और ना ही मुझे अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत है। इतना कहते साथ ही वो लोग एक्सचेंज मीटिंग में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। ये लोग ढेर सारी सीढ़ियां क्लाइम करते हुए उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हानली देखता है कि वो मास्क पहनने के बाद एल्डर लियो भी मास्टर टियानजिंग जैसे ही नजर आ रहे। हानली को तो ये शैडो मास्क काफी ज्यादा पसंद आया। सो गाइस, यहाँ पर हानली भी मास्क पहनने के बाद उसी एल्डर वाले फॉर्म में है। बस हम व्यूवर्स को उसका असली फॉर्म दिखाया गया, मगर बाकी सभी कल्टीवेटर्स की नजरों में हानली उसी फेक फॉर्म में मौजूद होगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरा फॉर्म भी अब एल्डर जैसे ही बदल चुका होगा, यानी कि ना मैं अपने दुश्मनों को पहचान सकता हूँ और ना ही वो मुझे। और अब हमें ड्रैगन पवेलियन का खूबसूरत नजारा दिखाया गया। ये जगह तो हानली को काफी ज्यादा पसंद आई। वो उस बंदे की इल्यूजन की तारीफ करने लगा जिसने इस ड्रैगन पवेलियन को फॉर्म किया था। सो गाइस, ये जगह रियल ना होकर बस एक इल्यूजन था और इसी इल्यूजन में जाकर इन्हें ट्रेड करना है। यहाँ मौजूद नेसेंट सोल का हर एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा भयानक था। वेल, इन सबकी शक्लें एक जैसी होने की वजह से कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था। वो लोग आपस में ही बात करने लगे कि लान को छोड़कर बाकी हम सब ने मास्क पहना है और अगर लान मुखौटा पहन भी लेता तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वहीं पर लान कहते हैं कि इस बार तो राइचस और डिमोनिक पाथ के ढेर सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वरना हमेशा तो इतनी भीड़ नहीं रहती। यहाँ पर हानली सोच रहा था कि
जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा ट्रेजर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ आया था वो मुझे मिल जाए। और अभी तीनों भी एक चेम्बर में जाकर अपनी पोजीशन को संभाल लेते हैं। हानली तो इतने सारे नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को देखकर ही हैरान था। वो कहता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ नहीं देखा था। अब हानली को क्यूरियस होता हुआ देखकर एल्डर लियो उसे बताने लगे कि नेसेंट सोल की खामोशी को तुम उनका साइलेंस मत समझो। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग अपनी माइंड पावर का यूज करके हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। इनमें से कुछ लोग तो इतने एरोगेंट है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी ऑराज को रिलीज किया। वेल, हमारे सामने है जॉयफुल यूनियन सेक्ट के ट्विन डेविल्स। तुम इनकी ब्रुटलिटी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बस हल्की सी बात क्या हुई, ये लोग तुरंत ही फाइट करने पर उतर आते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो हमारी हेवनली डाओ अलायंस के सामने ढेर सारे मसले खड़े किए थे, जिस पर हानली कह रहा था कि शायद उन्हें अपनी नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज पर होने का घमंड है। और उतने में नाइन किंगडम अलायंस के एल्डर वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि आज तो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा रौनक लगी है। मैं आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो तुरंत इस एक्सचेंज को शुरू किया जाए। और उतने में एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर कहने लगा कि क्यों ना ट्रेड की शुरुआत मुझसे की जाए, मेरे पास एक अनोखा ट्रेजर है। और अब उसने तुरंत ही अपना ट्रेजर सबके सामने रिवील किया। वेल, उसके पास द लेजेंडरी स्कारलेट एसेंस मशरूम थे, जो कि आइस फायर एसेंस मशरूम के पेड़ पर ही उग सकते हैं। इन मशरूम्स के अंदर बहुत ही भयानक फायर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी, जिससे तो एल्डर लान का ध्यान पूरी तरह से उन मशरूम पर अटक गया। दरअसल उनके पास फायर एट्रीब्यूट की पावर है, तो उनके लिए मशरूम काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते। वो कहने लगे कि ये हब तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसकी उम्र कम से कम 3000 साल होंगी। जिस पर वो नेसेंट सोल कह रहा था, हाँ बिल्कुल, चलो फिर 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन निकालो और फिर ये स्कारलेट मशरूम तुम्हारा हो जाएगा। या फिर तुम इसी की रैंकिंग का कोई अर्थ एट्रीब्यूट वाला मटेरियल भी मुझे दे सकते हो, जो मुझे अल्केमी या फिर आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में काम आए। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि इस बंदे ने तो स्कारलेट मशरूम की कीमत काफी ज्यादा कम लगाई। ये स्कारलेट एसेंस मशरूम हद से ज्यादा रेयर है, ये आसानी से मिल ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये मेरे 9 स्पिरिट जिनसेंग जैसा ही स्पेशल है। वैसे भी मास्टर लान के पास तो चाय पीने के भी पैसे नहीं, तो क्यों ना मैं ही इसे खरीद लूं। अब वहाँ मौजूद नेसेंट सोल्स आपस में ही मास्टर लान के बारे में चुगलियां करने लगे। वो कह रहे थे कि ये बंदा तो पूरी तरह से कंगाल हो गया, इसके पास तो 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स भी नहीं किए अपने पसंदीदा ट्रेजर को खरीद पाए। बेचारा लानी से तो अब खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए लान गुस्से में कहने लगे कि मेरे पास अर्थ एट्रीब्यूट वाला कोई मटेरियल नहीं, क्या तुम्हें दूसरा एट्रीब्यूट वाला मटेरियल चलेगा? मगर वो नेसेंट सोल भी जिद पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि अर्थ एट्रीब्यूट के अलावा मुझे और कोई मटेरियल नहीं चाहिए। अब ये सुनकर लान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। साथ ही बाकी के नेसेंट सोल उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि जुआ खेलना अच्छी आदत नहीं होती। शायद तुम जुआ खेल खेल के पूरी तरह से कंगाल हो गए। मगर अभी तक किसी ने भी स्कारलेट एसेंस मशरूम पर बोली नहीं लगाई थी। तो वो लोग आपस में ही कहने लगे कि शायद इस बार हम सभी लोग कंगाल हैं, किसी के पास फूटी कौड़ी नहीं। इधर हानली इसी हब के बारे में सोच रहा था। उसे इतना तो पता है कि ये काफी ज्यादा रेयर हब है, और साथ ही यहाँ पर किसी के पास इतने पैसे नहीं जो इस हब को खरीद पाए, तो क्यों ना मैं ही बाजी मार लूं। मगर इसके लिए तो मैं भी अपने पैसे खर्च नहीं करने वाला। तो हानली तुरंत ही उस नेसेंट सोल को बताने लगा कि मेरे पास अर्थ एट्रीब्यूट वाले डीमन कोर है, क्या तुम उसके बदले मशरूम का सौदा करोगे? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मुझे हायर ग्रेड्स वाली कोर चाहिए। हम सभी को पता है कि टियानियन कॉन्टिनेंट में हाई ग्रेड वाले डिमोनिक बीस्ट बहुत ही कम पाए जाते, तो तुम्हारे पास मिनिमम 7 ग्रेड की कोर होनी ही चाहिए, या फिर तुम 6ठी ग्रेड की 2 कोर्स दे सकते हो। इधर हानली को सिल्वर मून की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि मेरे मास्टर के पास तो हाई ग्रेड की कोर्स का खजाना पड़ा है। तो हानली उसे समझाने लगा कि टियानियन कॉन्टिनेंट क्योटिक स्टार सी के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। अगर हमारे पास के ट्रेजर्स इन्हें दिखा दिए तो सबको झटके लग जाएंगे। और फिर हानली उस डीमन कोर को उस मास्टर के हवाले कर देता है। तो बंदा भी इस कोर को देखते साथ स्कारलेट एसेंस मशरूम हानली की तरफ पास कर चुका। वेल, इन मशरूम्स को देखकर तो लान के मुंह में पानी आ गया, और वहीं पर एल्डर लियो हानली के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही साथ सभी लोग अब हानली को ही घूरने लगे। उन्हें पता चल गया कि ये बंदा रईस है, जो देख सिल्वर मून कहती, मास्टर अब आपने संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको इस कदर घूर रहे हैं मानो थोड़ी देर बाद आप पर अटैक कर देंगे। जिस पर हानली कहने लगा कि इनकी फिक्र मत करो, मैं नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज वाले कल्टीवेटर को भी आसानी से चकमा दे सकता हूँ, और अगर बात लाइफ एंड डेथ बैटल की जाए तो यकीनन मैं ही जिंदा बचूंगा। इधर अगले ट्रेड के लिए एल्डर लान ने अपना लोटस फ्लावर बाहर निकाल लिया था, मगर कोई उनके लोटस को भाव नहीं देता। इनफैक्ट वो लोग आपस में ढेर सारे ट्रेड करने लगे, जो देखकर लान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
और उनके फ्रस्ट्रेशन को हानली भी पहचान लेता है। वो कह रही थी कि मेरी फायर लोटस की वैल्यू तो इनमें से किसी को भी नहीं पता, ये तो सबके सब एक नंबर के बेवकूफ है। अब लान को उम्मीद थी कि शायद हानली उसके ट्रेजर को खरीद लेगा, मगर हानली भी इस ट्रेजर को घास नहीं डालता। वहीं पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि नेसेंट सोल पर पहुंचने के बाद ट्रेजर को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम सिर्फ दूसरे नेसेंट सोल के साथ डील करके अलग अलग ट्रेजर्स को ऑब्टेन कर सकते हो। और अब हानली यहाँ पर जिस मकसद से आया था उसके लिए अपनी जगह से उठ गया। उसने अपनी बहुत ही कीमती 4 ट्रेजर्स को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो सभी को बताने लगा कि मेरे पास एक वाटर एट्रीब्यूट और एक फायर एट्रीब्यूट वाली डिमोनिक कोर है। ये दोनों कोर्स मेरी 6ठी रैंकिंग वाले डिमोनिक बीस्ट को खत्म करके हासिल की थी। साथ ही 2000 साल पुरानी ग्रासेस को भी मैंने इनमें शामिल किया और इसका सौदा मैं उसी बंदे के साथ करूंगा जिसके पास गेंजिंग एसेंस हो। हानली के इन ट्रेजर्स को देखकर तो सभी नेसेंट सोल के दिलों में लालच आ गया था। वो कहने लगे कि इस बंदे के पास तो वाकई गजब के ट्रेजर्स हैं। इसने तो बड़े ही वैल्यूएबल मटेरियल दाव पर लगाए, मगर गेंजिंग एसेंस तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये बंदा गलत जगह पर आ गया। हानली भी समझ गया था कि इनमें से किसी के पास भी वो एसेंस मौजूद नहीं, तो हानली ने अपनी मांग अल्टर कर दी। वो कहने लगा कि मैं समझ रहा हूँ आपके पास वो एसेंस मौजूद नहीं, मगर कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ उस गेंजिंग एसेंस का लोकेशन भी शेयर कर सकते हो। लोकेशन बताओ और मेरे ये सारे ट्रेजर तुम्हारे हो जाएंगे। तभी 9 किंगडम अलायंस के एल्डर हानली को बताने लगे कि गेंजिंग एसेंस काफी ज्यादा रेयर और अल्टीमेट ट्रेजर माना जाता है। अगर किसी के पास वो एसेंस होता भी तो वो इन ट्रेजर्स के बदले ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इन ट्रेजर्स की कीमत उस एसेंस के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर बात लोकेशन की जाए तो फिर ये ट्रेड करना पॉसिबल है। इनफैक्ट तुम्हारा ये ट्रेजर काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बस इन्फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि बस उस एसेंस के लोकेशन की जानकारी के लिए तुमने इतना बड़ा दाव लगाना चाहिए, क्योंकि बस जानकारी होना और उस चीज को हासिल करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और वैसे भी हम सबको पता ही है कि हमारे टियानियान का ग्रेट ट्रेजर कहाँ मिलेगा। लोकेशन तो सबको पता है, मगर वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं। ऐसा कहा जाता है कि वो एसेंस द लेजेंडरी फॉलन डेविल वैली में मौजूद है। 10,000 सालों से बस यही लोकेशन बताया जा रहा। अब बाकी के नेसेंट सोल्स तो डेविल वैली का नाम सुनते ही काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। इससे बेहतर तो ये है कि कभी उस डेविल वैली के बारे में सोचो भी मत। मगर हानली को अब लोकेशन का पता चल चुका है एंड वो फॉलन डेविल वैली के बारे में और भी जानना चाहता था, ताकि उस प्रेशियस एसेंस को हासिल कर पाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।